जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। आपका हमारा सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भील विद्रोह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भील विद्रोह जो राजस्थान में मुख्य तौर पर घटित हुए हैं, वो एक तो भगत आंदोलन घटित हुआ है जो कि गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक और भील विद्रोह राजस्थान में घटित होता है जिसका नाम है एकी या फिर बहुमत आंदोलन, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, एकी भील आंदोलन, या फिर दोस्तों इसको बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है, या फिर इसको बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है। क्या है एकी या फिर भील आंदोलन, बहुमत आंदोलन का क्या अर्थ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ में भी विशेष रूप से उदयपुर तथा सिरोही क्षेत्र में भीलों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उन्हें हम कहते हैं एकी भील आंदोलन या फिर बहुमत आंदोलन। एकी शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका कारण यह है, एकी का अर्थ होता है एकता, यानी कि मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ तथा सिरोही क्षेत्रों में जो आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों का लक्ष्य भीलों को और भीलों के साथ दूसरे जो समुदाय है जैसे गरासिया समुदाय है, इनको एकजुट करके संघर्ष के लिए प्रेरित करना भी था। इस वजह से इसको एकी आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एकता स्थापित करना। बहुमत का क्या अर्थ है, उदयपुर का जो पठार है जहां पर भील और गरासिया जनजातियां अधिक रहती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है बहुमत। और ये जो आंदोलन है वो बहुमत क्षेत्र में घटित हुआ था, इस वजह से इसको बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये आंदोलन प्रेरित किया गया था। मोतीलाल तेजावत जिसे हम आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो योगदान है आदिवासी समुदाय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे पहले जो योगदान दिया था वो गोविंद गिरी के द्वारा दिया गया था। हालांकि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत का डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस आंदोलन के पश्चात यानी कि भगत आंदोलन के पश्चात एक शिथिलता आ गई थी वागड़ क्षेत्र में। उस शिथिलता को पाटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो किया है मोतीलाल तेजावत ने। इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन इन क्षेत्रों के जो समुदाय हैं भील और गरासिया समुदाय, उनके उत्थान में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। इस वजह से इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में जानने की अब हम कोशिश करेंगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है दोस्तों उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने में। उदयपुर के अंदर एक झाड़ोल ठिकाना है। उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। 1885 भी कुछ जगह लिखा हुआ है और कुछ जगह 1886 भी लिखा हुआ है, तो अपन को दोनों ही डेट याद रखनी है, हालांकि ये ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव में होता है। कौन से समाज में होता है, ओसवाल समाज में होता है। ओसवाल यानी कि बणिये समाज में इनका जन्म होता है, जो कि व्यापार वगैरह करते हैं। बणिये समाज में इनका जन्म होता है। जन्म वगैरह हो जाता है, एक निश्चित आयु जब ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात ये झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत ही कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। झाड़ोल ठिकाने के अंदर ये कामदार के पद पर कार्य करते हैं, लेकिन ठिकानेदार और इनके बीच में कुछ अनबन होती है, समस्याएं रहती है सभी के साथ, तो इनके बीच में भी कुछ अनबन होती है। इस वजह से ये अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं और फिर ये व्यवसाय करने लग जाते हैं। यहाँ से इन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और ये एक व्यवसाय करने लग जाते हैं, परचून का व्यवसाय। परचून मतलब मिर्च मसाले का व्यवसाय करने लग जाते हैं।
जब ये परचून का व्यवसाय करते हैं तो जाड़ोल इसके अलावा आसपास के गांवों में बहुत सारी जगह पर इनका घूमना होता है। तो भीलों की ये स्थिति देखते हैं, भीलों की दयनीय स्थिति, भील लगातार शोषण का शिकार होते चले जा रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए अपना ये जो परचून का ये जो व्यवसाय इन्होंने प्रारंभ किया था वो भी अब समाप्त कर देते हैं, और अब ये इनका पूरा जीवन ही भीलों तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए अर्पित हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है, मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इसी वजह से मोतीलाल तेजावत इस वागड़ क्षेत्र में मुख्य तौर पर उदयपुर सिरोही क्षेत्र में महात्मा गांधी जैसा असहयोग आंदोलन स्थापित करना चाहते थे, जिससे भीलों तथा गरासिये समुदाय को अपना न्याय मिल सके, उनको अपना हक मिल सके। तो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा 1936 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा वनवासी संघ की स्थापना भी की जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। वनवासी संघ की स्थापना किसने की और कब की? मोतीलाल तेजावत ने की और 1936 के अंतर्गत की है। ये जो पर्टिकुलर अपना सेशन चल रहा है, जो पर्टिकुलर क्लास चल रही है, इसके उपरांत आपके एक ही या फिर बहुमत आंदोलन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण इस एक सेशन के अंतर्गत कर दिया जाएगा, वो भी ऑथेंटिक किताबों के जानकारियों के आधार पर। उसके बाद भी क्या होता है, चित्तौड़ जिला है, चित्तौड़ जिले में एक तहसील है दोस्तों, रासमी तहसील। चित्तौड़ जिले की एक तहसील का नाम है रासमी तहसील। इस रासमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान पर, जगह का नाम बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के अलग अलग भर्तियों में पूछा गया है। चित्तौड़ जिले के 1920 की बात है दोस्तों, 1920 में चित्तौड़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंडिया, जिसे मातृकुंडिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है, हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। सन 1920 में मोतीलाल तेजावत चित्तौड़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान पर भीलों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करते हैं। आसपास के भीलों को इकट्ठा किया जाता है मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और यहीं से एक ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। एक ही आंदोलन जो है वो यहीं से प्रारंभ कर दिया जाता है। ये जो मीटिंग आयोजित की गई थी जहां से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख पूर्णिमा को वो दिन था। और एक घटना कल हमने पढ़ी मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, भगत आंदोलन से संबंधित। तो वो घटना घटित हुई थी अश्विन पूर्णिमा के दिन। तारीख उसकी थी 17 नवंबर 1913, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। जब यहाँ से एक ही आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है, तब आगे आंदोलन किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से आगे प्रगति करता है, थोड़ा उसको समझने की अब हम कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हो। प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया का एक शेर है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। तो विद्यार्थी जीवन में और विद्यार्थी जीवन के उपरांत भी किताबों से अच्छा मित्र तो कोई हुआ है न कभी हो सकता है। आगे हम चर्चा को विस्तार देने की कोशिश करते हैं। अब 1920 में जब एक ही आंदोलन शुरू हो गया था, एक ही आंदोलन मातृकुंडिया स्थान से ये जब प्रारंभ हो गया था, तो इस एक ही आंदोलन के मुख्य नेता मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी गई। एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी गई, जो कि भील समुदाय के हित में थी। और एक भारी भीड़ भी इकट्ठी हुई थी।
इस वजह से मेवाड़ महाराणा को ये मांगे लेनी भी पड़ी और इन पर विचार करना भी पड़ा। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 8000 भील वहां पर इकट्ठे हुए थे, तब महाराणा ने ये जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है ये ले लिया था। और इन 21 मांगों को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार का क्या अर्थ है? एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ महाराणा को जो भीलों के हित से संबंधित 21 मांगे दी गई, 21 मांगों का ज्ञापन दिया गया था, उसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। महाराणा इन 21 शर्तों पर विचार करता है और उसके बाद में 18 जो मांगे हैं उनको मान लिया जाता है, लेकिन 3 मांगों को नहीं माना जाता है। और ये जो 3 मांगे नहीं मानी गई है, यही आगे आने वाले समय में आंदोलन का मुख्य कारण भी बनता है। कौन कौन सी वो 3 मांगे थी? एक मांग तो ये थी कि वन संपदा, भीलों की मांग थी कि वन तथा वन संपदा पर उनका अधिकार होना चाहिए, जो कि स्वाभाविक बात थी, क्योंकि भील आदिवासी समुदाय से आता है और आदिवासी समुदाय जंगल में रहते हैं, वहीं पर उनका आजीविका, व्यवसाय सब कुछ जंगल पर निर्भर है। तो उनका कहना था कि वन संपदा पर केवल भीलों का या फिर दूसरी जो जातियां गरासिया वगैरह आदिवासी समुदाय का हक होना चाहिए। दूसरी उनकी मांग थी कि बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरी इनकी मांग थी कि जो सूअर घुस आते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो उन सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ये सूअर जंगली सूअर थे और इनको गोश्त के लिए पाला भी जाता था शासक वर्ग के द्वारा। तो भीलों की मांग थी कि वन संपदा पर उनका अधिकार हो, बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सूअरों को मारने की छूट दे दी जाए। लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इन 3 शर्तों को मानने से मना कर दिया। इन 3 शर्तों को मेवाड़ महाराणा द्वारा मानने से मना कर दिया गया और इससे भीलों में असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि उनकी प्रमुख 3 मांगे थी ये। तो मोतीलाल तेजावत ने बोला कि ठीक है, मेवाड़ महाराणा ने तो हमारी ये 3 मांगे स्वीकार नहीं की, लेकिन अब हम गांधी जी की तर्ज पर असहयोग का रास्ता चुनेंगे, यानी कि हम वन संपदा पर अधिकार भी घोषित करेंगे, बेगार भी नहीं देंगे, सूअर अगर हमारी फसलों को नष्ट करें तो सूअरों को मारा भी जाएगा, इसके अलावा टैक्स नहीं दिए जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से रियासत तथा शासक तथा जागीरदारों का असहयोग किया जाएगा। महात्मा गांधी की तर्ज पर मोतीलाल तेजावत द्वारा असहयोग आंदोलन, अब एक ही आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन की तर्ज पर एक ही आंदोलन भीलों में अब प्रारंभ हो जाता है। और क्या घटनाक्रम घटित होते हैं, थोड़ी सी चर्चा उनपे भी कर लेते हैं। जब ये मांगे रखी जाती है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो आंदोलन हो जाता है तीव्र, यानी कि आंदोलन अब ज्यादा हो जाता है। जब आंदोलन तीव्र हो जाता है तो जाडोल ठिकाने का जो ठिकानेदार है वो भयभीत हो जाते हैं, वो चिंतित हो जाता है। इस वजह से 21 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को, या फिर अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन भीलों द्वारा मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी का मुखर विरोध किया जाता है, भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, फलस्वरूप जाडोल ठिकाने के ठिकानेदार को भीलों के समक्ष झुकना पड़ता है और मोतीलाल तेजावत को यहाँ से रिहा करना पड़ता है। मोतीलाल तेजावत जब रिहा हो जाते हैं तो आंदोलन को और तीव्र कर देते हैं, आंदोलन को और तेज गति दी जाती है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। उसके क्या परिणाम निकलते हैं? जब आंदोलन बढ़ रहा है, इधर हम देख रहे हैं कि एक ही आंदोलन बढ़ रहा है, जो कि 1921-22 की घटना है, जो अपने चरम पर है, और इसी के समानांतर मेवाड़ में एक और आंदोलन अपने चरम पर था और उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इधर एक ही आंदोलन आदिवासी आंदोलन चल रहा है, उधर किसान आंदोलन चल रहा है। तो इस कारण ऐसा कहा जाता है कि उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशानी भरी स्थितियां मेवाड़ रियासत के समक्ष पैदा हो गई थी। यही कारण था कि मेवाड़ रियासत को 1 जनवरी 1922 को भीलों के साथ समझौता करना पड़ जाता है और भीलों की बहुत सारी बातें मान ली जाती है, उनको बहुत सारे टैक्स में छूट दे दी जाती है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन थोड़ी अवनति की तरफ अब चला जाता है, जैसे ही मांगे स्वीकार की जाती है।
लेकिन उसके बाद में क्या होता है, मोतीलाल तेजावत पर मेवाड़ सरकार, जागीरदारों तथा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है कि आपको ये क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नई एनसीईआरटी है उसमें ऐसा भी लिखा गया है कि मोतीलाल तेजावत इस क्षेत्र से भागते नहीं है, बल्कि उनको सिरोही क्षेत्र के भील और गरासिया समाज के लोग बुलाते हैं, अपने उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए वहां पर बुलाया जाता है। बहरहाल स्थितियां कुछ भी रही हो, जनवरी 1922 में ये जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, ये उदयपुर रियासत का घटनाक्रम है। एक ही आंदोलन मुख्य तौर पर मेवाड़ क्षेत्र और सिरोही क्षेत्र में घटित होता है। मेवाड़ की भी अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से उदयपुर में और सिरोही क्षेत्र में। इससे पहले जो भगत आंदोलन था वो वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा गुजरात के इलाके जैसे कि सूत, और एक तो सूत था और एक ईडर था, तो वहां पर वो घटित हुआ था, लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा सा अलग है। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MLT, ये फिजिक्स में विमाई भी होती है। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत पहुंच जाते हैं सिरोही, और सिरोही पहुंचने के बाद में ये भीलों तथा गरासिए समाज की स्थिति देखते हैं, कैसे उनका उत्पीड़न हो रहा है, कैसे उनका शोषण हो रहा है। जब वो भीलों तथा गरासियों की स्थिति वहां पर देखते हैं तो वो बहुत चिंतित होते हैं, और जगह जगह सभाएं की जाती हैं, भीलों तथा गरासिए समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाता है, अपने हक की रक्षा के लिए उनको आंदोलित किया जाता है, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लिए उनको संघर्ष के लिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रेरित किया जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फरवरी 1922 में कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, और उस समय ब्रिटिश सरकार की ये पॉलिसी होती है, ये योजना होती है कि संपूर्ण भारत में जहां जहां भी आदिवासी आंदोलन तथा किसान आंदोलन घटित हो रहे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से कुचल दिया जाए, उनको शांतिपूर्ण तरीके से दमन कर दिया जाए। तो यह आंदोलन अपनी प्रगति पे था, लेकिन उसके बाद में असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया गया कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज सरकार की नीति सामने आती है कि किसी भी प्रकार से भारत में जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन घटित हो रहे हैं इनको किसी भी तरीके से कुचला जाए, समाप्त किया जाए। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करते हैं। बात है दोस्तों 6 या फिर 7 मार्च की। कुछ जगह पर 6 मार्च लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 7 मार्च लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन भी नहीं आते हैं कि एक ऑप्शन तो 6 मार्च 1913 आ गया और दूसरा एक ऑप्शन तो 6 मार्च 1922 आ गया और दूसरा ऑप्शन 7 मार्च 1922 आ गया। डेट में काफी अंतर होते हैं, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 6 या 7 मार्च दोनों आप याद रख सकते हो, वहां पर जो नजर आएगा वो लगा सकते हो, दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी। हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से 6 मार्च है, लेकिन ज्यादातर किताबों में 7 मार्च है। 6 या 7 मार्च 1922 को नेमड़ा गांव, और नेमड़ा गांव कहां पर है, विजयनगर में। विजयनगर के नेमड़ा गांव में बड़ी मात्रा में भील इकट्ठा होते हैं, भील और गरासिया समुदाय के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं, आंदोलन को प्रगति देने के लिए एक बड़ी अधिवेशन बुलाया जाता है, एक बड़ा सम्मेलन बुलाया जाता है। मोतीलाल तेजावत भी इस सम्मेलन में शरीक होते हैं, भागीदार होते हैं। लेकिन होता क्या है, इसी समय पर मेवाड़ राज्य की पुलिस, और कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है मेवाड़ भील कोर के द्वारा, मेवाड़ राज्य की जो पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पर जो एकत्रित भील और गरासिया समुदाय के लोग हैं उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। बहुत ही विभत्स और क्रूर नरसंहार यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण लगभग 1200 वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, 1200 वीर शहीद हो जाते हैं। ये जो घटनाक्रम घटित हुआ था 6 या 7 मार्च 1922 को नेमड़ा गांव में, इसमें 1200 भील या फिर भील और गरासिया समुदाय के लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे। इसको कहा जाता है नेमड़ा हत्याकांड। इस घटना को कहा जाता है नेमड़ा हत्याकांड। अब यह नीचे जगह बची नहीं है तो मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिखना चाहता हूँ। वीडियो हल्का सा थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इसमें
लगभग समस्त जानकारियां जो कि इस आंदोलन से संबंधित है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी तथा भारत सरकार की जो ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी, उसको आधार बनाकर हम जानकारियां साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसी जा रही है, तो आप धैर्य के साथ में, गहराई के साथ में चीजों को अवशोषित एब्जॉर्व करते जाओ। मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि जो एग्जाम क्रैक करना है या फिर एग्जाम जो पास करना है वो आपके ज्ञान का मापन नहीं है। एग्जाम क्लियर करना हमेशा आपकी रणनीति का मापन होता है। किस प्रकार की रणनीति आप बनाते हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ज्ञान का प्रदर्शन आप नौकरी के बाद भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हमेशा आपकी रणनीति का मापन होता है। हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर OMR बनने में कभी कभार समस्या आती है तो सप्ताह में एक दिन OMR की प्रैक्टिस भी हमको कर लेनी चाहिए। आगे की चर्चा अब हम करते हैं यहाँ से। उसके बाद भी क्या होता है, 12 अप्रैल 1922 को, उससे पहले एक और घटनाक्रम घटित होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय ये एक दीवान था। रमाकांत मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के सुपुत्र भी थे। इनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है किसी भी प्रकार से ये आंदोलन बिना हिंसात्मक तरीके से समाप्त कर दिया जाए। इस वजह से ये महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से ये जो आंदोलन घटित हो रहे हैं इनको शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इनकी जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाती है, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारी और जो शासक वर्ग है, जागीरदार है, उनमें गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्सा अब आने वाली घटनाओं में आपको नजर आएगा। होता क्या है, 12 अप्रैल 1922 को सिरोही का एक गांव है जिसका नाम है सियावा। सियावा गांव जो कि सिरोही में पड़ता है, और ये सब आंदोलन सिरोही में घटित हो रहा है क्योंकि जनवरी 1922 के बाद में जो मोतीलाल तेजावत है वो सिरोही क्षेत्र में अब आ चुके हैं। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव जो कि सिरोही में पड़ता है, यहाँ पर सिरोही राज्य की पुलिस तथा अंग्रेज सेना तथा सिरोही राज्य की पुलिस के द्वारा 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में आगजनी की जाती है, आग लगाई जाती है गांव में, जिसके कारण गांव में भगदड़ मच जाती है, लोग इधर से उधर भागते हैं। कुछ भील और गरासिया समुदाय के लोग इस घटना में हताहत भी होते हैं, मारे भी जाते हैं। उसके बाद में 5 मई 1922 को बलेरिया गांव भी कहां पर है, सिरोही में है। 5 मई 1922 को बलेरिया गांव में भी सिरोही और अंग्रेज सेना के द्वारा इसी प्रकार की कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। आगजनी की जाती है, भील और गरासिया समुदाय के घर जलाए जाते हैं। बहुत सारे भील और गरासिया तो खुद अपने घरों को उजाड़कर पहाड़ियों पर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस बलेरिया गांव में जो घटना घटित हुई थी इसमें 11 आदिवासी भील और गरासिया मिला के 11 आदिवासी वीर गति को प्राप्त शहीद हो गए थे। ऐसी घटना एक और देखने को मिलती है 6 मई 1922 को। 6 मई 1922 को 2 गांव है, एक का नाम है बुला, दोनों गांव सिरोही के हैं, और एक का नाम है नवावास। 6 मई 1922 को बुला तथा नवावास गांव में भी अंग्रेजी सेना द्वारा फायरिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इनको सूचना मिलती है कि मोतीलाल तेजावत इन गांवों में छुपा हुआ हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर फायरिंग की जाती है, जिससे बहुत सारे आदिवासी मारे भी जाते हैं, लेकिन मोतीलाल तेजावत को पकड़ा नहीं जाता है।
जो नीमड़ा हत्याकांड हमने पढ़ा था उसमें 1200 भील तो मारे गए थे। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत भी उस घटना में घायल हो गए थे। तो ये कुछ घटनाक्रम है जो कि समानांतर सिरोही में घटित हो रहे थे। सिरोही रियासत की जो सेना है और अंग्रेज जो सेना है उनके द्वारा लगातार भील तथा गरासिया समुदाय के लोगों का कत्लेआम मचाया जा रहा था। जब यह घटनाक्रम घटित हो रहा था तो सिरोही के जो गांव है, जैसे अभी हमने जिक्र किया, बरेलिया है, बुला है, नवावास है और आसपास के जो गांव हैं उनमें एक ऐसी भावना प्रस्फुटित हो जाती है कि इस लंबे संघर्ष से फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हम अपने स्वजनों को खो रहे हैं। इसी का कारण था 11 और 12 मई 1922 वो घटनाएं 5 और 6 मई की है, 12 अप्रैल की है। 11 और 12 मई 1922 को ये जो गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव के जो मुखिया हैं और आसपास के गांव के बहुत सारे गांव के मुखिया हैं, ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट तथा सिरोही के दीवान से मिल लेते हैं और एक समझौता हो जाता है। इस तरीके से ये आंदोलन कुचल दिया जाता है। इस आंदोलन का कोई वांछित परिणाम नहीं निकलता है और बहुत सारे भील मारे भी जाते हैं और इस आंदोलन को इस तरीके से कुचल दिया जाता है। हालांकि उसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा शासक को बोला जाता है, शासक द्वारा जागीरदारों को बोला जाता है, तो भीलों को कुछ छूटें भी प्रदान की जाती है, लेकिन ये आंदोलन कुचल दिया जाता है। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत की क्या स्थिति थी, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1923 में वापस एक ही आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बार भील और गरासिया समुदाय के जो लोग हैं वो एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से ये जो इनका प्रयास 1923 में किया गया था ये असफल हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जनवरी 1924 में मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको गिरफ्तार करने पर इनाम की घोषणा थी, साथ ही इनको किसी भी हाल में गिरफ्तार करना था, जागीरदारों को, शासक को, ब्रिटिश अधिकारियों को। क्यों? क्योंकि भले ही आंदोलन कुचला जा चुका है, लेकिन जब तक मोतीलाल तेजावत मुक्त हैं, जब तक वो स्वतंत्र है, जब तक वो आदिवासी समुदाय के बीच में है, तब तक वो फिर वापस आंदोलन को प्रेरित कर सकते हैं, वापस जन विद्रोह को भड़का सकते हैं। इसी कारण इन पर इनाम रख दिया जाता है मोतीलाल तेजावत पर। इस वजह से जनवरी 1924 में मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो जाते हैं और पकड़े कब जाते हैं? 3 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर। खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर 3 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत को ईडर पुलिस के द्वारा ईडर राज्य की जो पुलिस है उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनको उदयपुर रियासत को सौंप दिया जाता है। उदयपुर रियासत को सौंप दिया जाता है। उसके बाद में इन पर मुकदमा वगैरह चलता है, आपराधिक मुकदमा चलता है। उसके बाद में 1936 में इनको कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया जाता है, ये बोलकर कि अब आपको आंदोलनात्मक गतिविधियों में, जो आंदोलन हो रहे हैं उन गतिविधियों में अब आपको भाग नहीं लेना है। इस शर्त पर इनको 1936 में मुक्त कर दिया जाता है और 1936 में ही ये उदयपुर में वनवासी संघ की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में इसके साथ एक और चीज होती है कि इनको मोतीलाल तेजावत को, ये सब मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ रहे हैं, मोतीलाल तेजावत को उदयपुर रियासत के द्वारा 30 रुपए प्रति माह खर्चे के लिए भी दिए जाते हैं। इनको अपना जीवन जीने के लिए, आजीविका चलाने के लिए 30 रुपए प्रति माह भी इनके द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जनवरी 1945 में मोतीलाल तेजावत वापस भोमट क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और इन पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि वापस ये आंदोलन में सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से जनवरी 1945 में वापस इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फरवरी 1947 में इनको अंतिम तौर पर रिहा किया जाता है। उसके बाद में ये रिहा ही रहते हैं।
बाद में चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये लोकसभा सांसद भी रहे थे उदयपुर क्षेत्र से। तो दोस्तों आज हमारे जो चर्चा का विषय था एक की भील आंदोलन या फिर भूमठ भील आंदोलन, जो कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें भील और गरासिया समुदाय ने भाग लिया था। निमड़ा कांड अपने को ध्यान में रखना है, जिसमें 1200 भील वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में सिरोही के जो गांव में घटनाक्रम घटित हुए उनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे सियावा गांव में 12 अप्रैल 1922 को जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। बलेरिया गांव के बारे में, भूला तथा नवावास गांव के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अपने को मोतीलाल तेजावत के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनको आदिवासियों का पिता भी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इनको, है ना। तो मेरे ख्याल से अपने ने बहुत सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। ये जो पर्टिकुलर सेशन है, क्लास है, मेरे ख्याल से आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।